नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जितना पुराना है उतना ही आज भी रिलेवेंट है। बिल्कुल। हमारे पास द आर्ट ऑफ सिडक्शन पर कुछ बेहतरीन लेख और नोट्स हैं। और देखिए, मुद्दा सिर्फ रोमांस का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुद्दा है पावर का, प्रभाव का। हजारों सालों में पावर का चेहरा कैसे बदला है। मतलब पहले पाशविक बल था, जोर जबरदस्ती थी, लेकिन आज का खेल वो पूरा मनोविज्ञान का है, सम्मोहन का है। बिल्कुल सही कहा। और जब हम सम्मोहन या सिडक्शन की बात करते हैं तो लोग अक्सर इसे सिर्फ शारीरिक आकर्षण से जोड़कर देखते हैं। हाँ, ज्यादातर यही सोचा जाता है। लेकिन इन सोर्सेज का जो मूल आइडिया है वो ये है कि ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है। ये समझना कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी अधूरी इच्छाएं क्या हैं, और फिर उस कमी को पूरा करना। अच्छा। लेकिन फिर इसे पुरुषों ने, नेताओं ने और आज के दौर में तो ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स ने भी अपना लिया है। तो आज का हमारा मिशन यही है, इस मनोवैज्ञानिक खेल को समझना। हम जोर जबरदस्ती की नहीं, बल्कि फुसलाने की कला पर गहराई से बात करेंगे, जहां आनंद को एक चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है, भावना उसे खिला जाता है और एक तरह का मनोवैज्ञानिक सरेंडर हासिल किया जाता है। हाँ, तो चलिए इस कला के कुछ किरदारों या आर्कटाइप्स को समझते हैं। इन लेखों में 9 तरह के सम्मोहक चरित्रों का जिक्र है, जिनमें से आज हम कुछ सबसे दिलचस्प किरदारों पर बात करेंगे। द सायरन, द रेक, द आइडियल लवर, द डैंडी और द नेचुरल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन किरदारों की शुरुआत किसी ट्रिक या चाल से नहीं होती। तो फिर किससे होती है? उनकी अपनी एक खास कैरेक्टर से होती है। वो जो है वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए, तो फिर सबसे पहले और शायद सबसे क्लासिक किरदार से शुरू करते हैं, द सायरन। ये नाम सुनते ही एक रहस्यमयी इमेज दिमाग में आती है। हाँ, बिल्कुल। सोर्सेज कहते हैं कि ये पुरुषों की सबसे बड़ी फैंटेसी का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि ये जिम्मेदारियों से, रोजमर्रा के वो जो बोरिंग दुनिया है, उससे पूरी तरह आजादी का एहसास कराती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण क्लियोपैट्रा है। जब उन्हें देश निकाला दे दिया गया था और उनकी जान खतरे में थी, तब वे रोम के सबसे शक्तिशाली इंसान जूलियस सीजर से मिलने गईं। ओके। लेकिन वो दरवाजे से चलकर नहीं गईं। वो एक शानदार कालीन में खुद को लपेटकर एक तोहफे के तौर पर सीजर के सामने पेश हुईं। एक कालीन में? हाँ, जब कालीन खोला गया तो उसमें से वो निकली। ये एक थिएट्रिकल एंट्री थी। वाह, मतलब पहली मुलाकात ही एक पूरा ड्रामा थी। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या क्लियोपैट्रा की ताकत सिर्फ उनकी खूबसूरती में थी? यही तो सबसे बड़ा मिथक है। उस जमाने के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि रोम में उनसे कई ज्यादा खूबसूरत महिलाएं थीं। क्लियोपैट्रा की असली शक्ति उनकी सुंदरता में नहीं, तो किस में थी? बल्कि उनके नाटकीय अंदाज में, उनकी रहस्यमयी आवाज में और लगातार खुद को बदलने की क्षमता में थी। वो सीजर और बाद में मार्क एंटनी जैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली पुरुषों के सामने खुद को एक देवी के रूप में पेश करती थी। एक देवी के रूप में? हाँ, वो उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाती थी जहां तर्क, रणनीति और जंग की कोई जगह नहीं थी। सिर्फ आनंद और फैंटेसी थी। वो उनके लिए एक स्केप थी। और यही चीज हमें मॉडर्न जमाने में मैरिलिन मुनरो में भी दिखती है। सोर्सेज में एक किस्सा है कि कैसे उन्हें अपनी शक्ति का पहली बार एहसास तब हुआ जब उन्होंने एक थोड़ा टाइट स्वेटर पहना और देखा कि लोग कैसे उन्हें नोटिस कर रहे हैं। हाँ, और इसके बाद उन्होंने अपनी चाल, अपनी आवाज, सब कुछ एक कला की तरह तराशा। अच्छा। मर्लिन मुनरो का केस बहुत दिलचस्प है क्योंकि वो यौन आकर्षण और मासूमियत का एक अनोखा मिश्रण थी। उनकी आवाज एक छोटी बच्ची जैसी थी, जिसमें एक भोलापन था, लेकिन साथ ही उसमें एक गहरी सांसों वाली कशिश भी थी। मतलब एक विरोधाभास। बिल्कुल। ये विरोधाभास पुरुषों को पागल कर देता था। उन्हें लगता था कि वो मर्लिन की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जबकि असल में सारा कंट्रोल वो मर्लिन के हाथ में होता था। यही सायरन का सार है। एक ऐसी नाटकीय और यौन रूप से आवेशित उपस्थिति बनाना जो पुरुष को पीछा करने पर मजबूर कर दे और उसे वो कंट्रोल खोने का मौका दे जिसकी वो अंदर ही अंदर इच्छा रखता है। तो सायरन पुरुषों की विजुअल फैंटेसी पर काम करती है, उन्हें उनकी तर्क वाली दुनिया से बाहर निकालकर। लेकिन क्या इसका कोई मेल काउंटरपार्ट है जो शब्दों और एक्शन से यही काम करता हो? हाँ, बिल्कुल। और उसे कहते हैं द रेक। अगर सायरन पुरुषों की फैंटेसी है तो रेक वो महिलाओं की है। अच्छा। ये वो किरदार है जो एक महिला को महसूस कराता है कि वो दुनिया की सबसे आकर्षक इंसान है,
जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, भले ही वो पल भर के लिए ही क्यों ना हो। कोई उदाहरण है इसका? 18वीं सदी के फ्रांस में ड्यूक डी रिशेल्यू इसका एक कुख्यात उदाहरण थे। उनकी कहानियां आज भी मशहूर हैं। क्या करते थे वो, कुछ बताइए। उनके कारनामे दुस्साहसी होते थे। एक बार वो जिस महिला से प्यार करते थे, उसके कमरे तक पहुंचने के लिए उन्होंने, आप सोचिए, नौकरानी का भेष धर लिया। एक और बार वो एक कॉन्वेंट की दीवार फांद गए। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये सब दिखाता था कि उनकी इच्छा पर कोई लगाम नहीं है। द रेक की सफलता का राज इसी अनियंत्रित इच्छा के प्रदर्शन में है। वो महिला को ये महसूस कराता है कि वो उसके आकर्षण का गुलाम है और खुद पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। अब एक मिनट, लेकिन क्या इस तरह का अनियंत्रित व्यवहार आज के जमाने में आकर्षक माना जाएगा, या इसे थोड़ा खतरनाक या टॉक्सिक नहीं कहा जाएगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, यहाँ बात जोर जबरदस्ती की नहीं है, बल्कि एक भ्रम पैदा करने की है। महिला को ये महसूस होता है कि वो किसी चाल का शिकार नहीं हो रही, बल्कि एक सच्ची और तीव्र इच्छा का केंद्र है। उसे लगता है कि इस इंसान का जुनून इतना सच्चा है कि वो सामाजिक नियम कानून भी तोड़ने को तैयार है। ये एक बहुत शक्तिशाली फैंटेसी है, और ये सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं है। तो फिर शब्दों का भी रोल है? शब्दों की ताकत यहाँ बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हाँ, सोर्सेज में इतालवी पत्रकार और कवि गैब्रियल डी अनंजियो का भी उदाहरण है, जो दिखने में बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थे, लेकिन उनकी बातों में जादू था। बिल्कुल। डी अनंजियो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि महिलाओं के लिए शब्द एक कमजोरी हो सकते हैं। उनकी आवाज को सम्मोहित करने वाली या हिप्नोटिक कहा गया था। हिप्नोटिक? हाँ, वो हर महिला से मिलते उसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी या कमजोरी को समझते और फिर ठीक उसी चीज की तारीफ करते। वो ऐसी बातें कहते थे जो महिला को महसूस कराती थीं कि वो दुनिया में अकेली और अद्वितीय है। अच्छा। उनके शब्द सीधे सीधे कुछ नहीं कहते थे, बल्कि एक एहसास, एक धुंध पैदा करते थे। द रेक शब्दों का इस्तेमाल जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि भावनाओं को जगाने, भ्रमित करने और फुसलाने के लिए करता है। तो साइरन और रेक दोनों ही अपनी एक बहुत शक्तिशाली पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी टाइप है जो इसके ठीक उलट काम करता है, मतलब जो पूरी तरह से दूसरे इंसान पर फोकस करता है। मैं बात कर रहा हूं द आइडियल लवर की। हाँ, और ये किरदार लोगों के टूटे हुए सपनों और अधूरी इच्छाओं पर पलता बढ़ता है। इतिहास का सबसे सफल सेड्यूसर माना जाने वाला कैसानोवा इसी का एक क्लासिक उदाहरण है। कैसानोवा? हाँ, कैसानोवा का तरीका बहुत सरल लेकिन बहुत प्रभावी था। क्या था उनका तरीका? वो जिस भी महिला से मिलते थे, सबसे पहले उसका गहराई से अध्ययन करते थे, एक जासूस की तरह। उसकी बातें सुनते, उसके मन की स्थिति को समझते और ये पता लगाते कि उसकी जिंदगी में किस चीज की कमी है। और फिर वो ठीक वही चीज बन जाते थे। एक ऊब चुकी पत्नी के लिए वे रोमांच बन गए, एक अकेली और संस्कारी महिला के लिए वे एक आदर्श आध्यात्मिक मित्र बन गए। समझ गया। और एक धार्मिक लड़की जिसे पाप का अनुभव करना था, उसके लिए वे एक आकर्षक प्रलोभन बन गए। यानी ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक मिररिंग है। आप वो नहीं दिखा रहे जो आप हैं, बल्कि वो दिखा रहे हैं जो सामने वाला देखना चाहता है। एकदम सही। आइडियल लवर दूसरे व्यक्ति पर इतना गहरा ध्यान केंद्रित करता है कि वो उनकी अधूरी फैंटेसी को हकीकत में बदल देता है। इसका कोई और उदाहरण? हाँ, एक और शक्तिशाली उदाहरण है मैडम डी पोम्पाडोर और फ्रांस के राजा लुई 15वें का। राजा अपनी शाही जिम्मेदारियों से बुरी तरह ऊब चुके थे। अच्छा। जैसे शिकार और मनोरंजन में मजा आता था। वो एक तरह के डिप्रेशन में थे। तो मैडम डी पोम्पाडोर ने क्या किया? देखिए, बाकी सब लोग राजा को बस वही देते थे जो उन्हें लगता था कि राजा चाहते हैं, मतलब और ज्यादा मनोरंजन। लेकिन मैडम डी पोम्पाडोर ने समझा कि राजा के अंदर एक महान इंसान बनने की दबी हुई इच्छा है। ओके। उन्होंने राजा की बोरियत को खत्म किया, लेकिन शिकार से नहीं, बल्कि उन्हें कला, साहित्य और वास्तुकला जैसी ऊंची चीजों में शामिल करके उन्होंने राजा के सामने एक ऐसा आईना रखा जिसमें राजा को अपनी वो महानता देखी जो वो बनना चाहते थे। हाँ, पर बन नहीं पा रहे थे। उन्होंने सिर्फ राजा की शारीरिक इच्छाओं को नहीं, बल्कि उनकी आत्मा को संतुष्ट किया। ये तो कमाल है। और आप देखें तो हम ये सब सोशल मीडिया पर हर रोज देखते हैं, जहाँ लोग अपनी एक आइडियल इमेज बनाते हैं। ये भी तो एक तरह से आइडियल लवर बनने की कोशिश है अपने फॉलोअर्स के लिए। हाँ, ये एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। ये लोगों को उनके बेहतर स्व से मिलाने की कला है।
और ये बहुत शक्तिशाली है। तो अभी तक हमने जिन किरदारों की बात की वो काफी हद तक क्लियर थे। एक विजुअल फैंटेसी है, एक शब्दों का जादूगर है, एक आपकी आत्मा को समझता है। लेकिन अब एक ऐसे किरदार की बात करते हैं जो सारी बाउंड्रीज को धुंधला कर देता है, द डैंडी। ये एक ऐसा चरित्र है जिसे किसी एक श्रेणी में रखना बहुत मुश्किल है। हाँ, द डैंडी की शक्ति उसकी अस्पष्टता में है। ये पुरुषत्व और स्त्रीत्व के बीच आजादी से घूमता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 1920 के दशक के साइलेंट फिल्म एक्टर रुडोल्फ वैलेंटिनो। रुडोल्फ वैलेंटिनो। हाँ, उन्हें फेमिनिन डैंडी कहा जाता था। उनके हाव भाव नाजुक थे, लगभग औरतों जैसे, लेकिन उनके अंदर एक मर्दाना नियंत्रण और खतरे का एहसास भी था। तो ये मिश्रण क्यों काम करता था? क्या था इसमें ऐसा? क्योंकि महिलाओं के लिए एक साथ 2 फैंटेसी पूरी करता था। वैलेंटिनो एक महिला को वैसे ही आकर्षित करते थे जैसे एक महिला करती, धीरे धीरे, विस्तार पर ध्यान देते हुए, कपड़ों पर, माहौल पर। और फिर? लेकिन फिर अचानक वो एक बहुत ही निर्णायक मर्दाना चाल चलते थे। ये मिश्रण महिलाओं के लिए बेहद आकर्षक था क्योंकि ये उनके अपने स्त्रीत्व का एक प्रतिबिंब था, लेकिन एक मर्दाना रूप में। ये उन्हें सुरक्षित भी महसूस कराता था और उत्साहित भी। सोचकर देखिए ये कितना आधुनिक कॉन्सेप्ट है। आज जेंडर फ्लूइडिटी और नॉन बाइनरी पहचान की बातें हो रही हैं और ये किरदार 100 साल पहले से इसी अस्पष्टता को अपनी ताकत बना रहा था। बिल्कुल। और इसका उल्टा भी है, मैस्कुलिन डैंडी। बिल्कुल। लू वॉन सोलोमे इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वो 19वीं सदी की एक लेखिका और विचारक थीं, जिन्होंने नीचे से लेकर फ्रॉइड तक अपने समय के कई बड़े बुद्धिजीवियों को अपनी ओर खींचा। वाकई? हाँ, लू सुंदर और आकर्षक थीं, लेकिन उनमें एक बौद्धिक और स्वतंत्र ऊर्जा थी जो उस जमाने में सिर्फ पुरुषों में देखी जाती थी। उनकी विश्लेषणात्मक प्रकृति और किसी भी तरह की रोमांटिक प्रतिबद्धता से दूर भागने की आदत ने पुरुषों को भ्रमित और उत्साहित कर दिया। उन्हें समझ ही नहीं आता होगा कि इनसे कैसे डील करें। सही कहा। पुरुष ऐसी महिला से निपटना नहीं जानते थे जो उनके ही हथियार, तर्क, बौद्धिक स्वतंत्रता, भावनात्मक दूरी इस्तेमाल करती हो। ये अस्पष्टता और वर्जित चीजों को आजमाने का रोमांच उन्हें बेहद आकर्षक बनाता था। मतलब डैंडी समाज के बनाए हुए मर्द और औरत के खांचों को तोड़कर अपनी एक अलग पहचान बनाता है और यही चीज लोगों को खींचती है। एकदम सही। इतने नाटक, मनोविज्ञान और अस्पष्टता के बाद एक किरदार ऐसा भी है जो बिल्कुल इसका उल्टा है और शायद आज के दौर में वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। मैं बात कर रहा हूं द नेचुरल की। हाँ, ये एक बहुत ही प्यारा और मौसर किरदार है। जहां बाकी सभी किरदार एक तरह की कला या आर्टिफिस का इस्तेमाल करते हैं, वहीं द नेचुरल की शक्ति उनके भोलेपन में, उनकी सहजता और ईमानदारी में होती है। बचपन के गुण जैसा है? हाँ, ये चरित्र बचपन के गुणों का प्रतीक है। तो ये काम कैसे करता है? हम तो बड़े होकर इन चीजों को पीछे छोड़ देते हैं। इसीलिए तो ये काम करता है। बड़े होकर हम सब थोड़े थके हुए, थोड़े सिनिकल हो जाते हैं, हम डिफेंसिव हो जाते हैं। हाँ, ये तो है। ऐसे में जब कोई नेचुरल किरदार हमारी जिंदगी में आता है तो उसकी मौजूदगी में हमारे सारे डिफेंस पिघल जाते हैं। हम फिर से उस बच्चे की तरह महसूस करने लगते हैं जो हम कभी थे। चार्ली चैपलिन जैसे। हाँ, चार्ली चैपलिन इसका एक ग्लोबल उदाहरण है। उनके किरदार द ट्रैम्प में एक बच्चे जैसी मासूमियत थी। वो हमेशा मुश्किल में पड़ते थे, लेकिन उनमें कोई कड़वाहट नहीं थी। लोग उनसे प्यार करते थे क्योंकि वो उन्हें उनके अपने बचपन की सुनहरी सरल दुनिया की याद दिलाते थे। द नेचुरल आपको जज नहीं करता, वो बस अपनी सहजता से आपका दिल जीत लेता है। तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि सम्मोहन की कला केवल बाहरी रूप रंग का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मनोविज्ञान की बहुत गहरी समझ, धैर्य और दूसरे व्यक्ति की उन इच्छाओं को पहचानने की क्षमता पर आधारित है जो शायद वो खुद भी नहीं जानते। और इन सोर्सेस से एक बात और निकल कर आती है, ये सभी चरित्र, चाहे वो सायरन का ड्रामा हो, रैक का जुनून हो, आइडियल लवर का समर्पण हो या डैंडी की अस्पष्टता, ये हमें दिखाते हैं कि लोग असलियत से ज्यादा भ्रम, फैंटेसी और नाटक की ओर आकर्षित होते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की बोरियत से एक एस्केप चाहते हैं और ये किरदार हमें वही एस्केप मुहैया कराते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई प्रामाणिक या रियल और ऑथेंटिक होने का दावा कर रहा है, क्या किसी की अधूरी कल्पनाओं को पूरा करने की ये पुरानी कला ही प्रभाव और शक्ति का सबसे शक्तिशाली रूप बन गई है? सोचने वाली बात है। आकर्षण की कला। जब हम ये सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर रोमांस या फ्लर्टिंग जैसी चीजें आती हैं,
लेकिन हमारे आज के स्रोत कहते हैं कि ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में प्रभाव और शक्ति का एक खेल है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये एक ऐसी कला है जिसे सीखा जा सकता है या ये किसी में पैदाइशी होती है? ये बहुत बड़ा सवाल है और हमारे जो स्रोत हैं वो इसी की गहराई में जाते हैं। वो कुछ खास तरह के किरदारों या आर्केटाइप्स की बात करते हैं। आर्केटाइप्स? हाँ, मतलब ऐसे मूल पैटर्न या किरदार जिन्हें हम सब कहीं ना कहीं अपने अंदर पहचानते हैं, जैसे हीरो, विलेन या फिर मासूम। अच्छा, तो ये एक तरह के ब्लूप्रिंट्स हैं जिन्हें लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। आज हम इन्हीं ब्लूप्रिंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि इनके पीछे मनोविज्ञान क्या है और इतिहास के कुछ सबसे दिलचस्प किरदारों ने इन्हें कैसे इस्तेमाल किया है। तो चलिए इस दुनिया में झांक कर देखते हैं। शुरुआत एक ऐसी जगह से करते हैं जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। बच्चे, हम सब जानते हैं कि बच्चे कितने प्यारे होते हैं, लेकिन स्रोत कहते हैं कि उनका आकर्षण सिर्फ मासूमियत नहीं है, ये उनकी पहली शक्ति है। उनकी इस नेचुरल या सहज अपील में ऐसा क्या है जो बड़ों को भी मोह लेता है? ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। पहली बात तो ये है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो बहुत बनावटी है। तो कोई भी चीज जो हमें सच्ची और स्वाभाविक लगती है वो हमें अपनी ओर खींचती है। सही बात है। लेकिन इससे भी गहरी बात यह है कि बच्चे उस दुनिया की याद दिलाते हैं जिसे हम सब पीछे छोड़ आए हैं। मनोविज्ञानी फ्रॉइड ने इसे हमारे स्वर्ण युग का सपना कहा था। स्वर्ण युग? हाँ, यानी बचपन की वो धुंधली सी याद जिसे हम एक परफेक्ट, बेफिक्र समय के तौर पर देखते हैं। तो जब हम किसी वयस्क में वो बच्चों जैसी सहजता देखते हैं तो हम असल में अपने उस खोए हुए सुकून की तरफ खिंचते चले जाते हैं। वाह, तो ये उनकी मासूमियत से ज्यादा हमारी अपनी यादों के बारे में है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो चलिए इसी सहज आकर्षण के कुछ अलग अलग अंदाज देखते हैं। सबसे पहले आते हैं मासूम, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चार्ली चैपलिन। उस जमाने में जब दुनिया युद्ध और मुश्किलों से गुजर रही थी, एक बच्चे जैसी सादगी लोगों को इतनी क्यों पसंद आई? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। चैपलिन ने एक ऐसा किरदार बनाया जो था तो एक वयस्क, लेकिन दुनिया को एक बच्चे की आंखों से देखता था। सोचिए, पहले विश्व युद्ध के बाद की दुनिया कितनी कठोर और जटिल थी। बिल्कुल। और उस माहौल में चैपलिन का किरदार एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह था। जब बड़े बड़े विलेन उसे धमकाते थे तो वो एक असहाय बच्चे की तरह लगता था, और लोग एक साथ उस पर हंसते भी थे और उसके लिए दुखी भी होते थे। ये हंसी और सहानुभूति का जो अनोखा मेल था, वही चैपलिन का जादू था। वो लोगों की उस दबी हुई इच्छा को आवाज दे रहे थे कि काश जिंदगी फिर से उतनी ही सरल हो जाती। मतलब वो सिर्फ कॉमेडी नहीं कर रहे थे, वो लोगों को एक तरह का भावनात्मक सहारा दे रहे थे। लेकिन इसी सहजता का एक दूसरा ज्यादा शरारती रूप भी है। स्रोत हमें कोरा पर्ल के बारे में बताते हैं, जो 19वीं सदी के पेरिस की एक मशहूर वेश्या थीं। उनका राज क्या था? ऐसा लगता है कि उनका अंदाज चैपलिन से बिल्कुल अलग था। बिल्कुल अलग। कोरा पर्ल की कहानी कमाल की है। वो पारंपरिक रूप से खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उनमें एक जिद्दी और बिगाड़े हुए बच्चे जैसा आत्मविश्वास था। वो किसी को खुश करने की कोशिश ही नहीं करती थी। वो जो चाहती थी वो करती थी, और यही बात पुरुषों को पागल कर देती थी। उनमें कोरा को काबू में करने, उसे सुधारने की एक तीव्र इच्छा जागती थी। उनकी यही बेगाम आज़ादी और बेपरवाही लोगों को उनकी तरफ खींचती थी, क्योंकि वो उस आज़ादी का प्रतीक थी जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं थी। तो उनकी शक्ति इस बात में थी कि वो किसी की परवाह नहीं करती थी। ये तो ज़्यादातर सलाहों के बिल्कुल उलट है जो हमें मिलती हैं। और फिर एक तीसरा और भी अनोखा प्रकार है, रक्षाहीन प्रेमी। स्रोत गेंजी की कहानी बताते हैं, जो 11वीं सदी के जापान के एक दरबारी थे। उनकी तकनीक तो और भी हैरान करने वाली है। गेंज का तरीका शायद सबसे परिष्कृत था। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कभी भी रक्षात्मक न होना। देखिए, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम चोट से बचने के लिए अपने चारों ओर एक दीवार बना लेते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन गेंजी एक बच्चे की तरह हर अनुभव के लिए खुले थे। अगर कोई महिला उन्हें मना कर देती तो वो नाराज या दुखी नहीं होते थे। वो बस बड़ी शालीनता से पीछे हट जाते, शायद जाते जाते खूबसूरत कविता कह जाते। एक मिनट, तो वो बस हार मान लेते थे? ये आकर्षक कैसे हो सकता है? ये तो थोड़ा अजीब लगता है। यही तो सारा खेल है। उनके पीछे हटने से उस महिला को लगता कि शायद उसने कुछ कीमती खो दिया है। उनकी इस नरमी के सामने प्रतिरोध करना मुश्किल हो जाता था। जहां दूसरे मर्द जोर जबरदस्ती करते, वहीं गेंजी का ये खुलापन
और सहजता सामने वाले की दीवारों को पिघला देती थी। ये एक तरह का क्या कहते हैं, भावनात्मक निशस्त्रीकरण था। तो अभी तक हमने जिन लोगों की बात की वे अपनी मौजूदगी, अपनी सहजता से लोगों को खींच देखे। लेकिन क्या हो अगर आकर्षण का सबसे बड़ा हथियार किसी को दूर धकेलना हो? सुनने में उल्टा लगता है, पर हमारे स्रोत एक ऐसे ही किरदार की बात करते हैं, द कोकेट या नखरेबाज। हाँ, ये आकर्षण के मनोविज्ञान का एक बुनियादी नियम है। हम उस चीज को सबसे ज्यादा चाहते हैं जो हमें आसानी से नहीं मिलती है। कोकेट इसी खेल के माहिर होते हैं। वो उम्मीद और निराशा के बीच एक झूला झुलाते हैं। मतलब एक खींचतान का खेल। बिल्कुल। वो पहले बहुत दिलचस्पी दिखाएंगे और फिर अचानक बिल्कुल ठंडे पड़ जाएंगे। ये जो खींचतान है, ये उनके शिकार को पूरी तरह से उलझा देती है और उन्हें और ज्यादा पाने के लिए तड़पाती है। मुझे हमेशा हैरानी होती है कि नेपोलियन जैसा जीनियस, जिसने लगभग पूरी दुनिया जीत ली, वो जोसेफीन के सामने इतना बेबस कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ प्यार था या जोसेफीन कोई मनोवैज्ञानिक खेल खेल रही थी? ये एक बेहतरीन उदाहरण है गर्म और ठंडा तकनीक का। जब नेपोलियन जोसेफीन से मिले तो वो उन पर पूरी तरह लट्टू हो गए, लेकिन शादी के सिर्फ 2 दिन बाद उन्हें इटली में जंग के लिए जाना पड़ा। वहां से वो जोसेफीन को जुनूनी प्रेम पत्र लिखते थे, लेकिन जोसेफीन के जवाब या तो आते ही नहीं थे या बहुत रूखे होते थे। अरे बाप रे! वो उनसे इटली आने की भीख मांगते और जोसेफीन बहाने बनाती। इस दूरी और अनिश्चितता ने नेपोलियन को पागल कर दिया था। उन्होंने एक बार लिखा, तुम्हारे पास आने के लिए मैं काम करता हूं, तुम तक पहुंचने के लिए मैं खुद को मारता हूं। जोसेफीन ने उन्हें कभी जुनून और कभी बेरुखी दिखाकर पूरी तरह अपने काबू में कर लिया था। ये तो जुनून और ड्रामे का खेल था, लेकिन इसका एक और रूप है जो बिल्कुल ठंडा और शांत है, उदासीन कोकेट। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद एंडी वारहॉल है। उनकी चुप्पी और भावहीनता ने उन्हें कला की दुनिया का केंद्र कैसे बना दिया। वारहॉल इस बात का प्रतीक है कि खालीपन में कितनी ताकत हो सकती है। 1960 के दशक में उन्होंने अपनी कला और अपनी पर्सनालिटी दोनों से हर तरह की भावना को जैसे निकाल दिया था। मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। वो पार्टियों में एक कोने में चुपचाप खड़े रहते, मुश्किल से ही किसी से बात करते, और नतीजा, लोग उनका ध्यान खींचने के लिए पागल रहते थे। उनकी चुप्पी और उदासीनता एक खाली कैनवस की तरह थी, जिस पर लोग अपनी कल्पनाएं और इच्छाएं थोपते थे। ये एक तरह का सामाजिक नियम है। जैसे प्रकृति खालीपन से नफरत करती है, वैसे ही इंसान भी भावनात्मक खालीपन को भरने के लिए दौड़ता है। वारहॉल ने यही खालीपन पैदा किया था। अच्छा, तो अब तक हमने जो भी बात की वो एक एक करके लोगों को प्रभावित करने के बारे में थी, लेकिन इस कला को बड़े पैमाने पर यानी भीड़ पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है? क्या एक पूरी की पूरी कौम को मोहित किया जा सकता है? यहाँ हमारे स्रोत 2 किरदारों की बात करते हैं, द कैरिज्मेटिक और द स्टार। और इन दोनों में एक बहुत जरूरी फर्क है। कैरिज्मा एक अंदरूनी आग है। ये एक जुनून, एक मकसद, एक आत्मविश्वास है जो अंदर से बाहर की तरफ फैलता है। एक करिश्माई इंसान आपको अपने मकसद पर यकीन करने पर मजबूर कर देता है। उनका आकर्षण लगभग धार्मिक जैसा होता है। और स्टार? जबकि एक स्टार बाहरी तौर पर बनाया जाता है। स्टार का मतलब है एक दूर की सपनों जैसी चीज बन जाना, एक पर्दा जिस पर लोग अपने सपने और अपनी कल्पनाएं देख सकें। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। करिश्माई शख्सियत के तौर पर एवा पेरोन का जिक्र आता है। वो सिर्फ एक राजनेता की पत्नी नहीं थी, उन्होंने खुद को अर्जेंटीना के लिए एक जीती जागती देवी बना दिया था। उन्होंने ये कैसे किया? एवा पेरोन या एविटा राजनीति में आने से पहले एक रेडियो एक्ट्रेस थी। वो अपनी आवाज से भावनाएं जगाना बखूबी जानती थी। जब वो प्रथम महिला बनी तो उन्होंने इसी कला का इस्तेमाल किया। उनके भाषण बहुत नाटकीय होते थे। वो गरीबों और बिना शर्ट वालों के लिए अपने प्यार का इजहार करती थी। लेकिन वो सिर्फ बोलती नहीं थी, है ना? नहीं, वो प्रतीकात्मक काम करती थी, जैसे कोढ़ियों और सिफिलिस के मरीजों को चूमना। ये दुनिया को दिखाने के लिए था कि वो लोगों का दर्द महसूस करती हैं, उनसे डरती नहीं हैं। उन्होंने खुद को एक संत, एक शहीद के रूप में पेश किया जो अपने लोगों के लिए अपनी जान दे रही है। ये धर्म और ड्रामे का एक शक्तिशाली मिश्रण था। तो वो एक राजनेता से ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता बन गई थी। और स्टार की बात करें तो जॉन एफ कैनेडी का उदाहरण दिया गया है। स्रोत कहते हैं कि वो एक राजनेता की तरह नहीं बल्कि एक फिल्म स्टार की तरह बर्ताव कर रहे हों जो राष्ट्रपति का रोल निभा रहा हो। बिल्कुल। कैनेडी ने बहुत सोच समझकर हॉलीवुड के तौर तरीके राजनीति में अपनाए। वो जेम्स डीन जैसे अभिनेताओं से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने उनकी तरह का शांत, थोड़ा उदासीन अंदाज अपनाया।
ये वो दौर था जब टेलीविजन नया नया आया था और केनेडी इसके पहले मास्टर थे। अच्छा, वो टीवी वाली बहस। हाँ, टीवी पर बहस के दौरान वो सीधे कैमरे में ऐसे देखते थे जैसे हर दर्शक से अकेले में बात कर रहे हों। अपनी पत्नी जैकी के साथ मिलकर उन्होंने व्हाइट हाउस को कैमेलॉट बना दिया, एक जादुई सपनों की जगह। वो एक राजनेता से ज्यादा एक विचार बन गए, एक सपना जिस पर लोगों ने अपनी सारी उम्मीदें टिका दी थीं। तो हमने देखा कि क्या काम करता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो होगा। कौन सी चीज किसी को आकर्षक बनाने के बजाय दूसरों को दूर भगाती है? हाँ, और इसे समझना शायद सबसे जरूरी है। यहां एंटी सेड्यूसर यानी आकर्षण विरोधी का विचार आता है। अगर आकर्षण की कला दूसरों पर ध्यान केंद्रित करना है तो विकर्षण का मूल कारण है खुद में डूबे रहना, मतलब आत्म केंद्रित होना। बिल्कुल। एंटी सेड्यूसर की जड़ में गहरी असुरक्षा होती है। वो अपनी असुरक्षा और जरूरतों में इतने डूबे रहते हैं कि वो सामने वाले इंसान को देख ही नहीं पाते, और यही बात दूसरों को उनसे दूर कर देती है। तो क्या इसके कुछ साफ संकेत हैं, ऐसी आदतें जिनसे हमें बचना चाहिए? हाँ, स्रोत कुछ बहुत ही आम प्रकार बताते हैं, जैसे एक वो इंसान जिसमें बिल्कुल भी सब्र नहीं होता और जो सिर्फ अपनी खुशी चाहता है। दूसरा है कंजूस, और ये कंजूसी सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि भावनाओं की भी होती है। ये दिखाता है कि इंसान देने से डरता है। और तीसरा? और एक सबसे आम है वो जो बस बोलता जाता है, खासकर अपने बारे में। हम सब किसी ना किसी ऐसी पार्टी में फंसे हैं जहां कोई आपको पकड़ लेता और बस अपनी कहानी सुनाता रहता है, और आप बस वहां से भागना चाहते हैं। वो ये समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला बोर हो रहा है। इसका मतलब आकर्षण की कला का पहला कदम है विकर्षक न बनना, यानी पहले खुद को जानना और अपनी कमियों पर काम करना। बिल्कुल सही। अपनी असुरक्षाओं को समझना और दूसरों पर ईमानदारी से ध्यान देने की क्षमता विकसित करना ही इस कला की नींव है। तो आज हमने आकर्षण के कई रंग देखे। नेचुरल की सहजता जो हमें हमारे खोए हुए बचपन की याद दिलाती है, कोकेट की वो मायावी दूरी जो हमें और ज्यादा पाने के लिए तड़पाती है, करिश्माई की वो अंदरूनी आग जो हमें यकीन करने पर मजबूर करती है, और स्टार का वो सपनों का पर्दा जिस पर हम अपनी उम्मीदें देखते हैं। और ये सब बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। ये सारे स्रोत आकर्षण को शक्ति और मनोविज्ञान के एक खेल की तरह दिखाते हैं, जो अक्सर सच्ची भावनाओं से अलग होता है। तो ये एक सवाल जरूर उठता है, आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक हर कोई हमें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, क्या हम कभी इन सोची समझी रणनीतियों को एक सच्चे असली जुड़ाव से अलग कर सकते हैं? या फिर अब ये दोनों चीजें हमारे हर रिश्ते में, चाहे वो निजी हो या सार्वजनिक, इस तरह घुल मिल गई हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है? तो आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाली हैं वे इस बारे में है कि लोगों को अपनी बात के लिए कैसे मनाया जाए, या कहें कि अपनी तरफ कैसे खींचा जाए। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि किसी को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका शायद ये हो सकता है कि आप उन्हें सीधे सीधे प्रभावित करने की कोशिश ही ना करें। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना, लेकिन इन सभी स्रोतों का सार, मतलब जो निचोड़ है, वो यही है। सीधी सीधी मांग करना या सीधी बहस, जोर जबरदस्ती, ये सब चीजें लोगों में एक तरह की दीवार खड़ी कर देती हैं। हाँ, वो डिफेंसिव हो जाते हैं। बिल्कुल। असली हुनर तो परोक्ष होने में है, मतलब इनडायरेक्ट होने में, एक रहस्य बनाने में है, और ये समझने में कि सामने वाले के मन में असल में चल क्या रहा है। सही बात है। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। हमने स्रोतों से 3 बड़े आइडिया निकाले हैं। पहला तो ये कि ये अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट अप्रोच इतना शक्तिशाली क्यों होता है। दूसरा, लोगों की दिलचस्पी बनाए रखने के लिए ये रहस्य और साजिश का माहौल कैसे बनाया जाए। और तीसरा, जो शायद सबसे गहरा है, वो ये कि लोगों की जो दबी हुई इच्छाएं हैं उन्हें कैसे समझा और कह सकते हैं कि इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। तो पहले आइडिया से शुरू करते हैं, अप्रत्यक्ष होने की शक्ति। हाँ, तो स्रोतों में 17वीं सदी के फ्रांस की एक बड़ी कमाल की कहानी है। एक तरफ थी ग्रैंड मैडमोजेल, जो उस वक्त फ्रांस की सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और अविवाहित महिला थीं। अच्छा, और वो अपने आदर्शों और सिद्धांतों के लिए जानी जाती थी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थे ड्यूक डी लॉजू, जो उस जमाने के सबसे बड़े डॉन जुआन, यानी महिलाओं को रिझाने वाले शख्स माने जाते थे। हाँ, तो कोई भी सोचेगा कि लॉजू ने उन्हें सीधी सीधे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की होगी, महंगे तोहफे दिए होंगे, बड़ी बड़ी बातें की होंगी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यही तो कमाल है। उन्होंने एकदम उल्टा रास्ता अपनाया। उन्होंने मैडमोजेल से दोस्ती की। दोस्ती? हाँ,
सिर्फ दोस्ती। वो उनसे उन चीजों पर बात करते थे जिनमें मैडमोजेल की दिलचस्पी थी, जैसे साहित्य, इतिहास, वीरता की कहानियां। उन्होंने कभी भी अपनी रोमांटिक दिलचस्पी का कोई संकेत तक नहीं दिया। और धीरे धीरे यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। मैडमोजेल को उनकी बातों की, उनकी कंपनी की एक तरह से आदत पड़ गई। फिर कुछ समय बाद उनके दिमाग में एक सवाल उठने लगा क्या? कि ये आदमी, जिसे पूरा फ्रांस चाहता है, वो मुझ में एक महिला के तौर पर दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा? क्या मुझ में कोई कमी है? ओ, तो खेल यहां से पलटा। वो शक, वो सवाल जो लॉजुन ने नहीं बल्कि मैडमोजेल ने खुद अपने दिमाग में पैदा किया था। हाँ, वही लॉजुन के हक में काम कर गया। आखिर में मैडमोजेल को ये लगने लगा कि लॉजुन से शादी करना उनका अपना आइडिया है। उन्होंने खुद ड्यूक को शादी के लिए प्रपोज किया। कमाल है। तो इसका सार यह है कि किसी को सीधे सीधे कुछ करने के लिए कहना लगभग हमेशा उल्टा पड़ता है। इंसान को स्वभाव है कि वो दबाव का विरोध करता है। सही बात है। असली शक्ति इस बात में है कि आप उन्हें खुद उस नतीजे पर पहुंचने दें। उन्हें ये लगना चाहिए कि आइडिया उनका अपना था। स्रोत इसे मकड़ी के जाले की तरह बताते हैं, है ना, कि मकड़ी हमला नहीं करती, वो बस एक जाल बनाती है और इंतजार करती है। बिल्कुल, शिकार खुद चलकर उसमें फंसता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प रणनीति है। मतलब आप सीधे कुछ कह ही नहीं रहे, बस इशारे कर रहे हैं। स्रोतों में एक और शब्द आता है, इंसिनुएशन, यानी संकेत देना। हाँ, विवांत डेनन की एक कहानी है जिसमें एक किरदार मैडम डी.टी. एक नौजवान को अपनी ओर खींचना चाहती हैं। वो उसे घोड़ा गाड़ी में सफर पर ले जाती हैं। सफर में एक झटका लगता है और वो जानबूझकर उसकी बाहों में गिर जाती हैं और फिर फौरन ऐसे पीछे हट जाती हैं, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। हाँ, एक छोटा सा पल, लेकिन उस नौजवान के दिमाग में एक बीज बो दिया गया। अब वो उस पल के बारे में सोचे बिना रह ही नहीं सकता। बिल्कुल। और वो यही नहीं रुकती, वो बातों बातों में उस नौजवान की प्रेमिका की बेवफाई का हल्का सा इशारा करती हैं और फिर तुरंत माफी मांगकर कहती हैं, ओह मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, प्लीज इसे भूल जाओ। जबकि वो जानती हैं कि अब वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा। वो शक का बीज भी बो चुकी हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म कला है। बहुत। आप सीधे आरोप नहीं लगा रहे, बस एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। और ये रणनीति सिर्फ रोमांस में ही नहीं, राजनीति में भी खूब इस्तेमाल होती है। अच्छा, जैसे नेपोलियन ने रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम के साथ यही किया था। वो जार की बहन से शादी करके एक राजनीतिक गठबंधन बनाना चाहते थे, लेकिन सीधे पूछना तो कमजोरी की निशानी होती। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जार से बातचीत के दौरान जैसे गलती से जिक्र कर दिया कि उनकी पत्नी जोसेफीन उन्हें वारिस नहीं दे सकती, और फिर तुरंत टॉपिक बदल दिया जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। कुछ हफ्ते गुजरे और जार अपने सलाहकारों से खुद ये कह रहा था कि फ्रांस के साथ एक विवाह गठबंधन रूस के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। उसे लगा कि ये उसका अपना शानदार आइडिया है। ठीक है, तो किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना एक बात है, लेकिन उस दिलचस्पी को बनाए कैसे रखा जाए, क्योंकि ध्यान तो बहुत जल्दी भटकता है। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? यहां पर दूसरा बड़ा आइडिया सामने आता है, रहस्य और अस्पष्टता की ताकत। स्रोत कहते हैं कि जो चीज पूरी तरह साफ और समझ में आ जाए वो बहुत जल्दी उबाऊ हो जाती है। हाँ, बोरिंग हो जाती है। असली आकर्षण उस चीज में है जो थोड़ी पहेली जैसी हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मैडम रेकामियर, जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद के दौर में पेरिस की सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती थी। अच्छा, उनके बारे में कहा जाता था कि उनका चेहरा किसी देवदूत जैसा मासूम था, पर उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। वो जब चलती थीं तो बहुत शालीन लगती थीं, लेकिन जब नाचती थीं तो उनमें एक जंगलीपन आ जाता था। बिल्कुल, और यही विरोधाभास लोगों को पागल कर देता था। पुरुष समझ ही नहीं पाते थे कि वो असल में हैं कौन, एक भोली भाली महिला या एक चतुर खिलाड़ी। तो वो एक पहेली बन गई जिसे हर कोई हल करना चाहता था। हाँ, और इसी कोशिश में वो और ज्यादा उनकी तरफ खिंचते चले जाते थे। ये मिश्रित संकेत भेजने की एक क्लासिक रणनीति है। ये चीज मुझे ऑस्कर वाइल्ड की याद दिलाती है। स्रोत उनका भी जिक्र करते हैं। जब वो अमेरिका लेक्चर देने गए थे तो लोग उनका मजाक उड़ाने के लिए तैयार बैठे थे। हाँ, क्योंकि वो थोड़े जनाना से कपड़े पहनते थे। उनके बात करने का अंदाज बहुत बनावटी था। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनका भाषण इतना मजाकिया, इतना होशियारी से भरा और स्वाभाविक था। और तो और वो खदान में काम करने वाले मजदूरों के साथ बैठकर विस्की भी पी सकते थे। लोगों का दिमाग चकरा गया। ये आदमी जो इतना बनावटी दिखता है वो इतना असली कैसे हो सकता है? यही विरोधाभास उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। लोग उनसे नफरत करने आए थे, लेकिन उनके प्रशंसक बनकर लौटे। कमाल की बात है। मतलब अपने व्यक्तित्व में कुछ विरोधाभासी चीजें रखना लोगों को आकर्षित करता है।
लेकिन रहस्य बनाए रखने का एक और तरीका है अप्रत्याशित होना। और यहाँ पर कैसनोवा की कहानी तो मतलब दिमाग हिला देती है। हाँ, ये कहानी तो वाकई शानदार है। कैसानोवा, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा मोहक माना जाता है, वो खुद एक जाल में फंस गया। उसकी मुलाकात एक नन मैथिल्डे एम से हुई। एक नन? हाँ, एक नन जो कॉन्वेंट की दीवारों से बाहर निकलकर उसके साथ डिनर पर आती थी। यही अपने आप में एक रहस्य था। मतलब शिकारी ही शिकार हो गया? तो मैथिल्डे ने ऐसा क्या किया जो कैसनोवा जैसा खिलाड़ी भी फंस गया? उसने कैसानोवा को कभी भी आराम से नहीं बैठने दिया। वो हर मुलाकात में उसे हैरान करती थी। एक दिन वो बहुत ही शानदार ड्रेस पहनकर आती, तो अगले दिन एक मर्द के भेष में। क्या? और तो और, उसने कैसानोवा को ये तक बता दिया कि उसके एक रहस्यमयी प्रेमी है जो उनकी मुलाकातों को एक अलमारी में छुप कर देखता है। ये तो किसी फिल्म की कहानी लग रही है। बिल्कुल। इन लगातार झटकों और आश्चर्यों ने कैसानोवा का दिमागी संतुलन बिगाड़ दिया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। वो भावनात्मक रूप से कमजोर हो गया और पूरी तरह मैथिल्डे के नियंत्रण में आ गया। तो सबक ये है कि इंसान को रहस्य पसंद है। बहुत। एक प्रेडिक्टेबल इंसान बोरिंग होता है। स्रोत इसकी तुलना रोलर कोस्टर से करते हैं। मजा इसी बात में है कि आपको नहीं पता कि अगले मोड़ पर क्या आने वाला है। आप बस नियंत्रण छोड़ देते हैं और सफर का आनंद लेते हैं। ठीक है, तो हमने ध्यान खींच लिया, रहस्य बनाकर उसे बनाए भी रखा। अब आता है तीसरा और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा, इच्छा पैदा करना। स्रोत कहते हैं कि एक इंसान जो पूरी तरह से संतुष्ट है, उसे आप अपनी तरफ नहीं खींच सकती। पहले आपको उसके अंदर एक कमी, एक जरूरत का एहसास दिलाना होगा। और इस तकनीक के उस्ताद थे मशहूर लेखक D.H. लॉरेंस। लेकिन उनका तरीका थोड़ा, कह सकते हैं कि क्रूर था। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। वो पहले लोगों से बहुत गहरी दोस्ती करते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनकी कमजोरियों और असुरक्षाओं को बहुत ध्यान से समझते थे, और फिर एक दिन अचानक वो उन्हीं कमजोरियों पर हमला कर देते थे। बिल्कुल, जैसे उन्होंने अपने एक करीबी दोस्त जेसी चेम्बर्स से कहा कि वो अपनी भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती, कि उनमें एक तरह की भावनात्मक दूरी है। अभी किसी के लिए भी सुनना बहुत चुभने वाली बात होगी, खासकर जब ये बात कोई ऐसा शख्स कहे जिसे आप अपना दोस्त मानते हैं। तो इसका असर क्या होता था? ये तो दोस्ती तोड़ने वाली बात है। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, लेकिन लॉरेंस के लिए ये काम कर जाता था। ये कठोर आलोचना लोगों के मन में एक गहरी चिंता और असुरक्षा पैदा कर देती थी। वो खुद पर शक करने लगते थे। और ठीक उसी कमजोरी के पल में लॉरेंस उनके सामने एक समाधान की तरह पेश होते थे। एक मजबूत, आत्मविश्वासी इंसान जो उन्हें समझता है। उन्होंने पहले एक घाव बनाया और फिर खुद ही उस पर मरहम लगाने वाले बन गए। ये तो बहुत ही जोड़ तोड़ वाला तरीका है। क्या ये उल्टा नहीं पड़ सकता? लोग इस तरह की हेरफेर को समझ नहीं सकते? बिल्कुल पड़ सकता है। ये एक बहुत ही जोखिम भरी रणनीति है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान गहरा है। स्रोत प्लेटो के सिंपोजियम का हवाला देते हैं, जहां प्रेम के देवता इरोस का जन्म गरीबी यानी जरूरत और चतुराई से होता है। अच्छा, मतलब इच्छा हमेशा किसी कमी या जरूरत से ही पैदा होती है। जब तक आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, आप उसे पाने की इच्छा नहीं करेंगे। लॉरेंस बस उसी कमी को कृत्रिम रूप से पैदा कर रहे थे। इच्छा जगाने का एक और तरीका जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, वो है दूसरों की इच्छा का इस्तेमाल करना। यहाँ पर लू वॉन सैलोमे, नीत्शे और पॉल री की कहानी आती है। हाँ, ये सामाजिक मनोविज्ञान का एक क्लासिक उदाहरण है। कहानी कुछ यूं है कि दार्शनिक पॉल री की मुलाकात एक बहुत ही बुद्धिमान और आकर्षक महिला लू वॉन सैलोमे से हुई। री तुरंत उनकी तरफ आकर्षित हो गए। लेकिन जैसे ही री ने अपनी दिलचस्पी दिखाई, सैलोमे ने कहा कि वो तो असल में उनके दोस्त महान दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे से मिलना चाहती हैं। ओह, इससे तो री के मन में जलन पैदा हो गई होगी। सिर्फ जलन ही नहीं, बल्कि सैलोमे को पाने की इच्छा और भी ज्यादा तीव्र हो गई। और फिर मजा देखिए, जब री ने नीत्शे को चिट्ठी लिख के सैलोमे के बारे में बताया, तो नीत्शे, जो उनसे कभी मिले भी नहीं थे, वो भी आकर्षित हो गए। वो भी सैलोमे की तरफ आकर्षित हो गए। क्यों? क्योंकि उनके दोस्त जिनकी वो इज्जत करते थे, वो उस महिला को चाहते थे। तो ये एक त्रिकोण बन गया। दो बुद्धिमान पुरुष एक ही महिला का ध्यान पाने के लिए होड़ करने लगे। हाँ, और इस होड़ ने सैलोमे को उनकी नजरों में और भी ज्यादा कीमती और वांछनीय बना दिया। बिल्कुल। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हम अक्सर वही चीज चाहते हैं जो दूसरे चाहते हैं। इसे ट्रॉफी की तरह समझिए। एक ट्रॉफी का मूल्य सोने या चांदी से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि उसे जीतने के लिए कितने लोग दौड़ रहे हैं। सही बात है। हाँ, प्रतिस्पर्धा किसी भी चीज का मूल्य बढ़ा देती है। बिल्कुल। और आखिर में एक कहानी जो इन सारे आइडियाज को एक साथ ले आती है, प्रलोभन की कला में बाधाएं खड़ी करना। जैकिन्तो ऑक्टेवियो पिकोन के उपन्यास का एक किरदार है डॉन जुआन,
जो क्रिस्टेटा नाम की एक शो गर्ल को छोड़ देता है। और क्रिस्टेटा बदला लेने की ठानती है, लेकिन वो रोती गिड़गिड़ाती नहीं है। वो एक बहुत ही शानदार नाटक रचती है। वो महंगे कपड़े खरीदती है, अपनी एक पड़ोसी का बच्चा कुछ देर के लिए उधार लेती है और एक अमीर शादीशुदा और खुशहाल महिला होने का दिखावा करती है। तो जब डॉन जुआन उसे दोबारा देखता है हाँ। तो उसे क्या लगता है? उसे लगता है कि क्रिस्टेटा अब उसकी पहुंच से बाहर हो चुकी है। वो किसी और की है, वो खुश है और उसे पाना अब लगभग नामुमकिन है। हाँ, ये निषिद्ध फल वाला विचार उसे पागल कर देता है। जिस औरत को उसने आसानी से छोड़ दिया था, अब वही उसके लिए एक जुनून बन जाती है। और वो उसे वापस पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार हो जाता है। बिल्कुल। और जब वो आखिरकार उसे जीत लेता है, तब क्रिस्टेटा उसे बताती है कि ये सब एक नाटक था। ये बाधा पैदा करके इच्छा को तीव्र करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कोई कदर नहीं होती। क्रिस्टेटा ने डॉन जुआन की कमजोरी को समझा, उसे चुनौती पसंद थी, उसे जीतना पसंद था और उसने उसी पर निशाना साधा। बिल्कुल। तो इन सारी कहानियों और रणनीतियों को देखने के बाद एक बात तो साफ है, प्रभाव और अनुनय की कला सीधी सपाट नहीं है। ये इंसानी मनोविज्ञान को समझने, भावनाओं के साथ खेलने और एक ऐसी कहानी बनाने के बारे में है जिसका हिस्सा लोग खुद बनना चाहें। इन सभी कहानियों में एक ही धागा है, अपना ध्यान अपनी इच्छाओं से हटाकर सामने वाले के मनोविज्ञान पर लगाना। चाहे वो ड्यूक डी लॉजून की धैर्यपूर्ण दोस्ती हो, मैडम रिकैमियर की रहस्यमयी शख्सियत हो या क्रिस्टेटा की बनाई हुई दुर्गमता। हाँ, हर रणनीति इसी बात पर आधारित है कि सामने वाले को ये महसूस कराया जाए कि नियंत्रण उनके हाथ में है, जबकि असल में खेल कोई और ही खेल रहा होता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये स्रोत इन तकनीकों को ज्यादातर रोमांटिक संदर्भ में बताते हैं, लेकिन प्रभाव डालने के ये पैटर्न तो हर जगह है। राजनीति में, बिजनेस में, विज्ञापन की दुनिया में, हर जगह रोज हम पर इन तकनीकों का इस्तेमाल होता है, शायद हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। और यही एक विचार है जिसके साथ हम आज की बातचीत को समाप्त कर सकते हैं। अगली बार जो कोई विज्ञापन दिखे जो किसी चीज को खरीदने के लिए उकसा रहा हो, या किसी नेता का भाषण सुने जो भावनाओं को जगाने की कोशिश कर रहा हो, तो एक पल रुक कर सोचिएगा। क्या यहाँ पर किसी कमी का एहसास दिलाया जा रहा है? क्या कोई रहस्य बनाया जा रहा है? क्या किसी चीज को इसलिए आकर्षक दिखाया जा रहा है क्योंकि वो दूसरों के पास है? ये डायनामिक्स हर जगह काम कर रहे हैं। सवाल बस ये है कि हम उन्हें पहचान पाते हैं या नहीं। नमस्ते। आज हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वे आकर्षण और प्रभाव की दुनिया के कुछ सबसे दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़े डरावने किस्सों से भरे हैं। हाँ, इनमें ऐतिहासिक कहानियां हैं, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है और साहित्य से उठाए गए कुछ कमाल के उदाहरण भी हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये शक्तिशाली रणनीतियां आखिर काम कैसे करती हैं, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। बिल्कुल, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये एक तरह से इंसान के मन का एक्सरे है। ये दिखाती हैं कि हमारी इच्छाएं, हमारी कमजोरियां और हकीकत और वो जो भ्रम के बीच की पतली सी लाइन है, उसे कैसे धुंधला किया जा सकता है। और कैसे कोई अपनी एक ऐसी छवि बना लेता है जो लगभग जादुई लगती है, या फिर जो चीजें समाज में गलत मानी जाती हैं उनका आकर्षण इतना जबरदस्त क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला और सबसे बुनियादी सिद्धांत जो इन स्रोतों में बार बार आता है वो है साधारण से हटकर कुछ बनना। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा अलग, थोड़ा ऊंचा दिखना। रोज रोज की मौजूदगी, बहुत ज्यादा खुलापन, ये आकर्षण को खत्म कर देता है। इसके बजाय एक रहस्यमयी, लगभग क्या कहते हैं, काव्यात्मक मौजूदगी बनाना पर जोर दिया गया है। इसका कोई अच्छा सा उदाहरण है इन स्रोतों में? हाँ बिल्कुल। एक क्लासिक उदाहरण अर्जेंटीना की एवा पेरोन का है। हाँ? जब वो पहली बार कर्नल जुआन पेरोन से मिली तो उन्होंने सिर्फ उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। अच्छा। उन्होंने अपनी बातों में एक गहराई, एक रहस्य बनाए रखा। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब पेरोन को जेल हो गई। वो कैसे? देखिए, जब पेरोन जेल में अकेले थे तब एवा उनसे दूर थीं और उनकी इसी गैर मौजूदगी ने पेरोन के दिमाग में उनकी छवि को और भी बड़ा बना दिया। मतलब वो अब सिर्फ एक महिला नहीं रही? नहीं, वो एक आदर्श बन गईं, एक देवी की तरह। उनकी यादें, उनकी चिट्ठियां, वो पेरोन के लिए जीने का सहारा बन गईं। यहाँ पर मुझे लेखक स्टैंडल की एक बात याद आ रही है। उन्होंने इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहा था। हाँ बिल्कुल। जैसे किसी टहनी को नमक की खान में छोड़ दें तो उस पर क्रिस्टल जम जाते हैं, वैसे ही जब कोई इंसान हमसे दूर होता है तो हमारा दिमाग उसकी साधारण सी बातों को भी असाधारण बना देता है।
बहुत सही कहा आपने। और ये छवि सिर्फ बातों से नहीं बनती, इसे साबित करना पड़ता है, वो भी किसी नाटकीय अंदाज में। जैसे वो फ्रांसीसी राजकुमारी पॉलिन बोनापार्ट और मेजर कानोविल का किस्सा। हाँ, वो तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब राजकुमारी को दांत निकलवाने में डर लग रहा था। हाँ, और मेजर कैनोविल ने क्या किया? उन्होंने बिना एक पल सोचे अपना एक स्वस्थ दांत निकलवा दिया। ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। बिल्कुल, और यही तो पॉइंट है। उस एक पल में मेजर कैनोविल ने पॉलिन के मन के सारे शक दूर कर दिए। उन्होंने दिखाया कि वो उनके दर्द को सिर्फ समझते नहीं बल्कि महसूस कर सकते हैं। तो बात महंगे तोहफों की नहीं है, असली असर तो एक ऐसे काम से होता है जो पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड हो। एग्जैक्टली, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ पर्सनल लेजेंड। पॉलिन के लिए मेजर कानोविल अब सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो एक मिथ बन गए थे, एक ऐसी कहानी जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकती थी। ठीक है, तो एक असाधारण छवि बनाना पहला कदम है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है ना। एक बार किसी के मन में ये छवि बन जाए तो फिर अगला कदम क्या है? मुझे लगता है असली खेल तो धारणा को, परसेप्शन को कंट्रोल करने का है। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं, क्योंकि एक बार कल्पना जाग जाए तो लोग हकीकत देखना ही नहीं चाहते। स्रोत कहते हैं कि लोग अपने फैंटेसीज में जीना पसंद करते हैं, और अगर आप उन्हें ये यकीन दिला दें कि आप उनके सपनों को सच कर सकते हैं, तो वो खुशी खुशी आपकी बनाई हकीकत में जीने लगेंगे। इसका सबसे असाधारण उदाहरण शायद वो चीनी ओपेरा गायक शी पेइपू और फ्रांसीसी राजनयिक बर्नार्ड बोरिस्कोट का है। हाँ, शायद उससे असाधारण उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। बोरिस्कोट चीन में तैनात थे, अकेले थे और रोमांच की तलाश में थे। और शी पेइपू ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने चीनी कहानियों और ओपेरा का सहारा लेकर अपनी इस कहानी को इतना विश्वसनीय बना दिया कि बोरिस्कोट को उन पर यकीन हो गया। पर एक मिनट, ये चला कितने वक्त तक? 20 साल है ना? हाँ, लगभग 20 साल तक, यहाँ तक कि उन्होंने एक बच्चे को भी अपना बेटा मान लिया था। 20 साल, ये अविश्वसनीय है। क्या बोरिस्कोट को कभी शक नहीं हुआ? सवाल बहुत अच्छा है। उन्हें शक होता था, लेकिन वो उस शक को दूर धकेल देते थे। क्यों? क्योंकि शी पेइपू उन्हें वो दे रही थी जो वो हमेशा से चाहते थे, एक एग्जॉटिक रहस्यमयी प्रेम कहानी। वो उस कल्पना को खोना नहीं चाहते थे। ये दिखाता है कि हम सच से ज्यादा अपनी पसंदीदा कहानी पर यकीन करना चाहते हैं। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा धोखा था। क्या भ्रम पैदा करने के और भी सटल तरीके हैं? बिल्कुल, और कभी-कभी सबसे कारगर तरीका होता है अपनी कमजोरी दिखाना। कमजोरी दिखाना? वो कैसे? प्रसिद्ध फ्रांसीसी उपन्यास डेंजरस लाइजेंस में एक पात्र है विकॉन्ट डी वालमोंट। वो प्रेसिडेंट डी टूरवेल को, जो एक बहुत ही नेक महिला थी, अपने जाल में फंसाना चाहता था। लेकिन टूरवेल जैसी महिला एक बदनाम आदमी की बातों में कैसे आ सकती थी? वालमोंट ने वही किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने टूरवेल के सामने खुद को एक कमजोर, लाचार, प्रेम में डूबे इंसान के रूप में पेश किया। मतलब अपनी बुराइयों को ही अपना हथियार बना लिया। हाँ, उसने अपने सारे पुराने पापों को ईमानदारी से कबूल किया और कहा कि टूरवेल का प्यार ही उसे बदल सकता है। उसने अपनी छवि एक शिकारी की नहीं बल्कि एक शिकार की बनाई। और टूरवेल को उस पर तरस आने लगा। हाँ, उन्हें लगा कि वो एक बुरी आत्मा को बचा रही है। उनकी सहानुभूति धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वालमोंट ने अपनी कमजोरियों को छिपाया नहीं बल्कि उन्हें रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किया। ये जो भ्रम पैदा करने की बात है, ये वाकई थोड़ी डरावनी है। पर ये तभी मुमकिन है जब वो इंसान बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाए, है ना? बिल्कुल, और यही इन रणनीतियों का अगला और शायद सबसे खतरनाक पहलू है। अपने टारगेट को धीरे धीरे उसकी दुनिया से अलग कर देना, आइसोलेशन। क्योंकि एक अकेला इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है। हाँ, जैसे अभिनेत्री रीटा हैवर्थ और प्रिंस अली खान की कहानी। स्रोत बताते हैं कि अली खान ने रीटा को अपने ध्यान के चक्रव्यूह में फंसा लिया। लगातार फोन कॉल्स, तोहफे, हर तरफ बस अली खान ही थे। बिल्कुल। उन्होंने धीरे धीरे रीटा को उसके दोस्तों, उसके काम, उसकी दुनिया से दूर कर दिया। पहले अपने फ्रांसीसी विला में, फिर स्पेन की एक लंबी यात्रा पर ले जाकर। तो इस अलगाव से हुआ ये कि रीटा की दुनिया सिमटकर सिर्फ अली खान तक रह गई और वो पूरी तरह से उन पर निर्भर हो गई। और एक बार जब कोई इस तरह अलग थलग पड़ जाए तो शायद उसे मैनिपुलेट करना और भी आसान हो जाता है। यहीं पर वो रिग्रेशन वाला आइडिया आता है ना? हाँ, किसी को वापस बचपन की अवस्था में ले जाना। और ये शायद सबसे गहरी और असरदार रणनीति है, क्योंकि हमारे बचपन की अधूरी जरूरतें वो हमारे साथ जिंदगी भर रहती हैं। अगर कोई उन जरूरतों को पूरा करने का नाटक कर सके
तो वो हम पर एक तरह का मनोवैज्ञानिक नियंत्रण पा सकता है। स्रोत में इसके 2 बहुत अलग-अलग रूप बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला है माता-पिता की भूमिका निभाना। महान लेखक विक्टर ह्यूगो को अपनी माँ से वो बिना शर्त वाला प्यार कभी नहीं मिला जिसकी उन्हें चाहत थी। उनकी माँ बहुत क्रिटिकल थी। हाँ, बाद में उनकी मुलाकात जूलियट ड्रूएट से हुई और जूलियट ने ह्यूगो को वही माँ जैसा प्यार दिया, बिना किसी शर्त, बिना किसी आलोचना के। वो उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि ह्यूगो, जो इतने बड़े लेखक थे, वो जूलियट पर एक बच्चे की तरह निर्भर हो गए। पूरी तरह से वो उनके बिना एक दिन भी नहीं रह पाते थे। लेकिन इसका एक उल्टा रूप भी है जो और भी दिलचस्प है। वो क्या है? खुद बच्चे की भूमिका निभाना। अच्छा। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का बचपन बहुत दुख और अकेलेपन में बीता था। उनके पास शक्ति तो थी, लेकिन उन्हें कभी किसी की देखभाल करने का मौका नहीं मिला। जब वो युवा जॉर्ज विलियस से मिले तो विलियस की मासूमियत और उनकी निर्भरता ने राजा को मोह लिया। तो राजा ने विलियम्स में वो चीज देखी जो उनकी अपनी जिंदगी में गायब थी। बिल्कुल, विलियस राजा के लिए एक बेटे जैसे बन गए। राजा उन्हें स्टीनी कहकर बुलाते थे और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। इस रिश्ते में राजा को वो पिता और रक्षक की भूमिका निभाने का मौका मिला जो वो हमेशा से चाहते थे। ये बात सोचने वाली है। हम हमेशा सोचते हैं कि रिश्तों में पावर डायनामिक बड़ों के पास होता है, पर यहाँ एक राजा एक बच्चे जैसे इंसान पर निर्भर हो गया। सही कहा, ये रणनीतियां हमारी सबसे गहरी असुरक्षाओं पर काम करती हैं। इन सभी रणनीतियों को देखने के बाद एक आदर्श छवि बनाना, भ्रम पैदा करना, किसी को अलग करना, ऐसा लगता है कि हम प्रभाव की सबसे अंधेरी गलियों तक पहुंच गए हैं। क्या इसके आगे भी कुछ है? हाँ, एक आखिरी सीमा है। और स्रोत कहते हैं कि इंसान की फितरत में है कि वो हमेशा सीमाओं को लांघना चाहता है। जो चीजें वर्जित हैं, जिन पर रोक लगी है, वो हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं। द अल्यूर ऑफ द फॉरबिडन। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कवि लॉर्ड बायरन। हाँ, उनका नाम सुनते ही यही ख्याल आता है, पागल, बुरा और जानने के लिए खतरनाक। बिल्कुल, उन्होंने समाज के हर नियम को चुनौती दी। उनके प्रेम संबंध, उनकी कविताएं, यहाँ तक कि उनकी सौतेली बहन के साथ उनके रिश्ते की अफवाहें, इन सब ने उन्हें समाज से बाहर कर दिया। लेकिन महिलाओं के बीच उनका आकर्षण कम होने की बजाय और बढ़ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि बायरन उन सभी दबी हुई इच्छाओं का प्रतीक बन गए थे जिन्हें उस समय के समाज में खासकर महिलाएं व्यक्त नहीं कर सकती थीं। विद्रोह, रोमांच, नियमों को तोड़ने की चाहत, ये सब बायरन की शख्सियत में था। उनके साथ जुड़कर वे अपने वजूद के उस हिस्से को जी सकती थीं जिसे समाज ने दबा दिया था, वो हिस्सा जो बागी था, जिसे खतरों से खेलने में मजा आता था। तो ये एक तरह से अपराध में हिस्सेदारी जैसा है, किसी के साथ जुड़कर वो काम करना जो आप अकेले कभी नहीं कर सकते। हाँ, और ये एक बहुत बहुत शक्तिशाली बंधन बना सकता है, क्योंकि ये सिर्फ आकर्षण नहीं है, ये एक साझा रहस्य है, एक साझा विद्रोह है। ये आपको बाकी दुनिया से अलग और एक दूसरे के बेहद करीब ले आता है। तो आज हमने जो चर्चा की उसका सार यही है कि आकर्षण और प्रभाव का खेल सतह पर नहीं, बल्कि इंसान के मन की बहुत गहरी परतों में खेला जाता है। हाँ, ये हमारी कल्पना की जरूरत, हमारे बचपन के अधूरेपन और उन वर्जित इच्छाओं से जुड़ा है जिन्हें हम स्वीकार करने से भी डरते हैं। और ये सभी रणनीतियां मानव रिश्तों में एक बुनियादी तनाव को उजागर करती हैं। एक तरफ हम सुरक्षा चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, और दूसरी तरफ हमारे अंदर रोमांच, जोखिम और सीमाओं को तोड़ने की उतनी ही शक्तिशाली या शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली चाहत होती है। और आज सुनने वालों के लिए सोचने की बात शायद यही है। मांझ। और क्या ये दोनों इच्छाएं कभी एक साथ पूरी हो सकती हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं आकर्षण की कला पर। सिडक्शन। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा विवादास्पद विषय है। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें बताते हैं। जैसे कि किसी को आकर्षित करने का सबसे बड़ा राज वो नहीं है जो हम आमतौर पर सोचते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा और विनम्र होना, बल्कि शायद इसका ठीक उल्टा। हाँ, बिल्कुल। इन स्रोतों के हिसाब से सबसे बड़ी गलती ही बहुत ज्यादा अच्छा होना है। ये सुनने में थोड़ा अजीब है ना? बहुत अजीब है। तो आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी पर है कि कैसे सुख और दुख और मौजूदगी और गैर मौजूदगी, हाँ, इन दोनों का एक मिला जुला खेल
किसी को गहराई से कैसे प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब रोमांटिक रिश्तों के लिए नहीं है। नहीं, ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत गहरी समझ है कि कैसे टेंशन और फिर उससे मिलने वाली राहत एक ताकतवर नशे की तरह काम कर सकती है। और इसे समझने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं। चलिए, तो पहली कहानी से ही शुरू करते हैं। ये बात है 1894 की, स्पेन के सिविले शहर के। एक अमीर आदमी है डॉन मातेओ। उनकी मुलाकात एक 16 साल की लड़की से होती है, कॉन्चिता पेरेज। और डॉन मातेओ बस उसे अपनी प्रेमिका बनाने का पक्का इरादा कर लेते हैं। लेकिन कॉन्चिता कोई सीधी सादी लड़की नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो डॉन मातेओ को एक ऐसे इमोशनल रोलर कोस्टर पर ले जाती है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। कभी वो खुद उनके पास आती है, उन्हें चूमती है, और अगले ही पल किसी छोटी सी बात पर भड़क जाती है और उन्हें बुरा महसूस कराती है। और ये सिलसिला चलता रहता है। डॉन मातेओ जितना ज्यादा सज्जन और विनम्र बनने की कोशिश करते हैं, कॉन्चिता उन्हें उतना ही ज्यादा तड़पाती है। और फिर एक दिन वो अचानक गायब हो जाती है। अच्छा। हफ्तों तक कोई खबर नहीं। और इसी दूरी में डॉन मातेओ को एहसास होता है कि वो उससे कितना प्यार करते हैं। और जब वो वापस आती है तो फिर से एक नया खेल शुरू होता है। हाँ, एक रात वो डॉन मातेओ के बिस्तर पर तो आती है, लेकिन एक अजीब सा कैनवस का बना हुआ अंडरवेयर पहनकर। कैनवस का? हाँ, जिसे उतारना नामुमकिन था। वो उन्हें शारीरिक रूप से तड़पाती है। मतलब ये तो साफ साफ मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की यातना थी। बिल्कुल। लेकिन कहानी का चरम तो तब आता है जब कॉन्चिता डॉन मातेओ को एक विला खरीदने के लिए मना लेती है। ओके। और फिर उसी विला में उनकी आंखों के सामने एक दूसरे जवान लड़के के साथ प्यार करने का नाटक करती है। ये तो हद हो गई। इस अपमान से डॉन मातेओ पूरी तरह टूट जाते हैं। अगली सुबह वो कॉन्चिता को एक जोर का थप्पड़ मारते हैं। और यहीं पर कहानी पलट जाती है ना? हाँ, यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। कॉन्चिता कहती है कि अब जब उसने उनका दर्द और तकलीफ देखी है तो उसे यकीन हो गया है कि वो उनसे सच्चा प्यार करते हैं। और वो खुद को उन्हें सौंप देती है। हाँ, ये बात थोड़ी समझ से परे है। मतलब उसे थप्पड़ मारा गया और तब उसे प्यार का यकीन हुआ। ये अजीब जरूर लगता है, पर इसके पीछे एक मनोविज्ञान है। देखिए, सिर्फ अच्छाई और सुख ना बोरिंग हो जाते हैं। इंसान दुख, दर्द और तनाव के बाद मिलने वाले सुख को कहीं ज्यादा शिद्दत से महसूस करता है। डॉन मातेओ के लगातार अच्छाई में कोई जुनून नहीं दिख रहा था। तो उस गुस्से में उसे जुनून दिखा। हाँ बिल्कुल, उस गुस्से में उसे उनकी भावना की गहराई का सबूत मिला। कॉन्चिता ने डॉन मातेओ को दुख की गहराई दिखाकर सुख की ऊंचाइयों का एहसास कराया। वो इस उतार चढ़ाव का आदी हो गया था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कभी कभी पीछे हटना भी जरूरी है। और यहीं पर एक और दिलचस्प कहानी सामने आती है, चार्ल्स बोदलेयर की। हाँ, 19वीं सदी के फ्रांसीसी कवि चार्ल्स बोदलेयर और मैडम सबातिये। बोदलेयर कई सालों तक मैडम सबातिये को गुमनाम खत और कविताएं भेजते रहे। कई सालों तक? हाँ, कई सालों तक। और इन खतों में पूजा जैसी भावना तो थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी वासना और क्रूरता का पुट भी था। तो मैडम सबातिये हैरान भी थीं और आकर्षित भी। उन्हें शक था कि ये बोदलेयर हैं, पर वो चुप रहीं। फिर अचानक खत आने बंद हो गए। एकदम सन्नाटा। कई साल बाद बोदलेयर अपनी कविताओं की किताब छापते हैं जिसमें वही कविताएं होती हैं। और फिर वो मैडम सबातिये को खत लिखकर सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। और तब तक मैडम सबातिये पूरी तरह उनके प्यार में पड़ चुकी थीं। वो उन्हें अपने घर बुलाती हैं। लेकिन बोदलेयर उनसे बहुत रूखा और ठंडा बर्ताव करते हैं। और यहाँ से खेल पलट जाता है। अब मैडम सबातिये घबरा जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने कुछ गलत कर दिया। हाँ, अब वो बोदलेयर के पीछे भागने लगती हैं, उन्हें खत लिखती हैं, उनसे प्यार की भीख मांगती हैं। लेकिन जैसे ही वो आक्रामक होती हैं, बोदलेयर की दिलचस्पी खत्म हो जाती है। तो यहाँ सिद्धांत ये है कि जब आपका लक्ष्य आपके प्यार में पड़ने लगे तो एक कदम पीछे हट जाएं। बिल्कुल। आपकी ये दूरी और ठंडापन उनमें एक बेचैनी पैदा करेगा, और इस बेचैनी को दूर करने के लिए वो खुद आपका पीछा करना शुरू कर देंगे। आपकी गैर मौजूदगी आपकी मौजूदगी से ज्यादा ताकतवर हो जाती है। अच्छा, तो मानसिक और भावनात्मक खेल के बाद शारीरिक आकर्षण की बारी आती है। यहाँ हमारे स्रोत दो बिल्कुल अलग तरीके बताते हैं। हाँ, एक है ला बेल ओतेरो का, जो 19वीं सदी की एक मशहूर डांसर थी। कहते हैं ओतेरो में एक अंदरूनी आग थी। उनकी चाल ढाल, उनकी आंखें, सब में एक यौन ऊर्जा, एक सेक्सुअल एनर्जी झलकती थी। और उनकी खासियत ये थी कि वो पुरुषों को ये एहसास दिलाती थी कि उनकी वजह से ओतेरो के अंदर ये आग भड़क रही है। अच्छा।
जबकि असल में वो आग हमेशा जलती रहती थी, वो एक भ्रम पैदा करती थी। और दूसरा तरीका है हॉलीवुड अभिनेता एरोल फ्लिन का। हाँ, फ्लिन का अंदाज बिल्कुल उल्टा था। वो बहुत शांत, सहज और एक सज्जन की तरह पेश आते थे। इसकी कहानी है नोरा एडिंगटन की। वो उनसे तब मिली जब उन पर बलात्कार का मुकदमा चल रहा था। नोरा उनसे डरती थी। जाहिर है। लेकिन फ्लिन का व्यवहार इतना निश्चिंत और भरोसेमंद था कि नोरा का डर निकल गया। वो महीनों तक उनके साथ रहीं और फ्लिन ने एक आदर्श सज्जन की तरह व्यवहार किया। लेकिन इस सहजता के पीछे उनकी हर एक छुअन, हर एक नजर में एक शारीरिक खिंचाव होता था। हाँ, नोरा ने इसे महसूस किया। उन्होंने इसे एक गर्म दिन पर ठंडी सुइयों वाली बौछार में कदम रखने जैसा बताया। वाह! एक ऐसा एहसास जो आपको चौंका दे, जिंदा महसूस कराए। तो फ्लिन ने नोरा की सारी हिचकिचाहट को धीरे धीरे खत्म कर दिया और उसे एक ऐसी दुनिया में ले गए जहां नैतिकता और फैसले कोई मायने नहीं रखते थे, सिर्फ वो पल मायने रखता था। तो इसका सार ये है कि आपको अपने लक्ष्य के दिमाग को शांत करना है और उसकी इंद्रियों, उसके सेंसेस को जगाना है। जबरदस्ती नहीं करनी, बल्कि अपनी इच्छा की गर्मी से उन्हें संक्रमित करना है। ठीक है, तो अब उस पल की बात करते हैं जब सब कुछ तय हो जाता है। स्रोत इसे बोल्ड मूव या एक साहसिक कदम कहते हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। जब आपको लगे कि आपका लक्ष्य आपको चाहता है पर कहने से हिचकिचा रहा है, तब इंतजार करना एक गलती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है डेंजरस लाइसेंस उपन्यास का पात्र वेलमॉन्ट। अच्छा, वेलमॉन्ट। वो महीनों तक अपनी शिकार मैडम द तुर्वेल को रिझाने के बाद जब उसे अपनी बाहों में कमजोर पाता है तो भी पीछे हट जाता है। वो तनाव को और बढ़ाता है। हाँ, और फिर एक आखिरी मुलाकात में जब मैडम द तुर्वेल भावनात्मक रूप से पूरी तरह उलझ जाती हैं, तब वो अचानक बिना सोचने का मौका दिए एक साहसिक कदम उठाता है और उसे जीत लेता है। तो इतने तनाव के बाद वो समर्पण एक बड़ी राहत की तरह महसूस होता है। बिल्कुल। अगर वो पहले ही कदम उठा लेता तो शायद उसे अपराध बोध होता, लेकिन इस तरह वो समर्पण एक मजबूरी बन गया, एक राहत बन गया। लेकिन आकर्षण की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल चुनौती तो इसके बाद शुरू होती है। जब जुनून ठंडा पड़ता है तो मोहभंग का खतरा होता है। हाँ, डिसएन्चांटमेंट। यहाँ दो रास्ते हैं। अगर रिश्ता खत्म करना है तो धीरे धीरे दूर जाने की बजाय एक झटके में और बिना सफाई दिए खत्म करना बेहतर है, जैसे निनोन द लॉन क्लॉ ने किया था। हाँ बिल्कुल, वो एक झटके में रिश्ता खत्म करती थी। इससे उनके प्रेमी हैरान तो होते थे, लेकिन उनके मन में निनॉन की एक ताकतवर छवि बनी रहती थी। और अगर रिश्ते को बनाए रखना है तो आपको फिर से एक नया आकर्षण पैदा करना होगा, जैसा कि लेखक D.H. लॉरेंस ने अपनी पत्नी फ्रीडा के साथ किया। मतलब वो जानबूझकर ड्रामा करते थे। हाँ, एक तरह से वो लगातार झगड़े, ड्रामा और रोमांच पैदा करते रहते थे ताकि रिश्ता कभी बासी ना हो। उन्होंने आराम और सुरक्षा को रिश्ते का दुश्मन माना। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि आकर्षण की कला सीधी सपाट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये विरोधाभासों से भरी है। दर्द में सुख, दूरी में खिंचाव और सहजता में जुनून। हाँ, और इन सभी कहानियों के मूल में एक गहरा मनोवैज्ञानिक सच छिपा है। बिल्कुल। एक सिद्धांत कहता है कि हम प्यार करना सीखते ही तब है जब हमें पहली बार अस्वीकृति, रिजेक्शन का अनुभव होता है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ का ध्यान वापस पाने के लिए स्नेह दिखाना सीखता है। ये एक बहुत दिलचस्प बात है। हाँ, तो ये एक सवाल छोड़ जाता है, क्या हमारे वयस्क जीवन के आकर्षण के सारे तरीके जाने अनजाने में उन्हीं शुरुआती भावनात्मक पैटर्न्स की एक गूंज है? इस पर सोचने के लिए आपको छोड़ते हैं।